अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने 2021 का जो पास्ट पेपर है एनईडी का उसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि ये पास्ट पेपर आखिर मेरे पास आ कहाँ से रहे हैं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी पास्ट पेपर के नाम से बुक आती है, उन्हीं के ये पास्ट पेपर्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास शायद ये बुक होगी तो आप पहचान भी गए होंगे। अच्छा, अब देखो, एनईडी में तो अलाउ नहीं होता कि आप पेपर बाहर लेके जा सको एमसीक्यूज का, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं। तो देखें, ये बुक वालों के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, ये रिकॉल पेपर कह रहे होते हैं। तो ये इस तरह से पास्ट होता है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई बुक कोई पास मतलब क्वेश्चन पेपर बाहर लाया होगा, तो ये उस तरह की चीज़ नहीं होती है। सही है, इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। अभी जो हमारा पर्पस है, हमारी प्रैक्टिस और एमसी तैयारी बोर्ड की, उसको देखते हैं। मतलब हमारे ई कैट की तैयारी, उसको देखते हैं। चलो देखो, ये आसान भी है और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा हलवा चीज़ है, आपको समझ के करना होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय। बेसिकली जो लेप्लास ने करेक्शन की थी ना, जो लेप्लास की करेक्शन थी हमारे पास, यहाँ पर ना उसका जो फॉर्मूला है वो हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो वो आपने देना है। सही है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, इसको देख लो और फिर समझ लेते हैं। बेसिकली इसका सही तो हमारे पास जो जवाब है, इसका सही जवाब हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है, अब ए में ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मगर ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ना फर्क होता है। ये v इक्वल टू होल रेडिकल, और ये आपके पास आ गया, इस सिंबल को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। और फिर आ गई आपके पास प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई प्रेशर आ गई, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती है डेंसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपके पास क्या है लिख लेना। ये आपके पास है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, प्रेशर, ये आपके पास है प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, ये आपके पास ये। अच्छा, समझ में आ गया ना। और ये जो है ना, वो आपके पास क्या है, ये आपके पास है डेंसिटी ऑफ द गैस, या प्रेशर ऑफ द गैस भी कह सकते हो आप इसे, एयर हटा के। ठीक है, चलो अब अपना अगला एमसीक्यू करते हैं। देखो, यहाँ कह रहे हैं इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन। आपको पता है इंटरफेरेंस का फिनोमिना, इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो गया, या डायफ्रैक्शन का फिनोमिना हो गया, या पोलराइजेशन का फिनोमिना हो गया। ये तीनों फिनोमिना ना वेव नेचर को बताते हैं। ठीक है, या वेव थ्योरी के बारे में बताते हैं। तो ये वेव, लाइट आपके पास एक वेव है, इस चीज को ये सपोर्ट करते हैं, ये तीनों फिनोमिनास। आपको पता है लाइट हमारे पास डुअल नेचर रखती है। लाइट की क्या नेचर है, याद रखना, बहुत सिंपल सी चीज है। लाइट की जो है हमारे पास डुअल नेचर है। डुअल से क्या मुराद है, कभी ये एज अ वेव बिहेव करेगी, और कभी ये एज अ जो है वो आपके पास पार्टिकल जो है वो बिहेव करती है। ठीक है, तो बात समझ आ गई ना। अच्छा, एसी टू डीसी कन्वर्टर। अब एसी और डीसी हमने इससे पहले वाले जो पास पेपर किया था उसमें भी था। ये एसी करंट है। एसी करंट से क्या मुराद है, इसमें अल्टरनेटिंग साइकिल होंगे, यानी नेगेटिव में भी होगा साइकिल, पॉजिटिव में भी साइकिल होगा। लेकिन जब आपके पास आएगा डीसी करंट, तो जस्ट पॉजिटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाएगा। तो इस एसी को डीसी बनाना है, ये एसी है। ठीक है, ये एसी है, ये डीसी है। आप कौन सी ऐसी डिवाइस या कौन सी ऐसी चीज यूज करोगे जो ये काम करेगी, तो वो है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये काम करता है। चलो अब आ जाओ, अपना एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये इसमें ना एक करेक्शन कर लो, इसको कैपिटल जी से हटाकर स्मॉल जी करो, क्योंकि देखो अगर कैपिटल जी की बात है तो फिर तो ये हो गया ना, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 और r का स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होना। अगर ये चेंज हो गया तो फिर जो हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल का लॉ पढ़ा है वो तो खराब हो जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू वेरी कैसे कर रही है जब ये कांस्टेंट है। तो ये स्मॉल जी लगा लो। अब देखो, आ जाओ यहाँ करते हैं काम, मेहनत करते हैं। ठीक है, देखो भाइयों, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जी का, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए अगर फॉर्मूला पूछूं तो आपके पास क्या होता है, जी एम। ये भी फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है ना, वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की मदद से ही हुआ है। अब हमारा पर्पस नहीं है डेरिवेशन, मतलब अगर होता तो बताता। अच्छा, अब देखो कहते क्या, कंडीशन पढ़ो। व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है, क्या होगी वैल्यू जी की। अब कंडीशन क्या है, इफ द बॉडी मूव्स एट हाइट ऑफ द रेडियस। वो कह रहे हैं बॉडी कितनी हाइट पे जा चुकी है, इतनी हाइट पे जा चुकी है जो अर्थ का रेडियस है। जरा समझाता हूं मैं, तेरा बात सुनो। देखो, ये आपके पास हो गया अर्थ,
ठीक है, ये हो गया आपके पास अर्थ का रेडियस जो कि है आर। अब बॉडी जो है ना कितनी हाइट पे जा चुकी है, जितना अर्थ का रेडियस है, यानी जितनी ये वैल्यू है ना, जितनी ये वैल्यू है, ये वाले आर की वैल्यू है, इतना ही मजीद हाइट पर बॉडी चली गई है। तो टोटल कितनी जो है वो रेडियस हो गई आपके पास, 2r हो गई। बात समझ आई? ये यही बात कह रहे हैं इफ अ बॉडी मूव्स, बॉडी मूव करती है हाइट पर, और वो हाइट कितनी है, वो हाइट आपके पास आर के बराबर है। ठीक है, और आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक है, सारी बातें क्लियरिटी में है। अच्छा, इसको बना लेना डायग्राम को, ये काफी आपको मदद करेगी समझने में। तो G इज इक्वल टू, देखो ये तो देखो यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है, मास ऑफ द अर्थ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट चेंज क्या होगा 2 और ये R, और ये स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली मैंने R की जगह 2R पुट किया, तो ये क्या आ गया आपके पास, G इज इक्वल टू, अच्छा अब आपके पास चेंज हो गया ना, तो चेंज के लिए ये लगा दिया करो प्राइम, तो G M अपॉन 4 और ये R का स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आया G प्राइम G। देखो ये जो चीज है, ये जो पूरी आपके पास चीज है, ये क्या है, जी के बराबर आएगी ना, तो ऊपर देखो ना ये लिखा हुआ, तो ये जी के बराबर आ गई और यहाँ 4 आ गया, तो जो फर्क आया वो आपके पास ये आया, तो सही क्या हुआ आपके पास, ये सही हुआ। देखा, क्लैरिटी आई ना माइंड में, बात समझ आई ना? ठीक है, चलो अब इसको जो है वो मजीद आगे लेके चलते हैं और इसको मजीद आगे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक मिनट जरा मेरा, हाँ ये मेरा आ गया, हाँ अब ये वाला करते हैं। कहने वाले कहते हैं इन आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो हमारे पास हमने 4 प्रोसेसेस जो है वो बहुत फेमस पढ़े हैं अपने, जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारा फर्स्ट लॉ था, या जो हमारा थर्मोडायनेमिक का चैप्टर था उसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा, या एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके हिसाब से जो हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, उसे हमने चेंज किया था। अभी मेरा वो पर्पस नहीं है तो मैं उसे नहीं लिख रहा, मैं जस्ट टू द पॉइंट बात करूंगा। अच्छा, बहुत सिंपल है, हाइड्रोलिक प्रेशर फॉलोज लॉ। हाइड्रोलिक प्रेशर जो है आपको पता है ना, हाइड्रोलिक यानी वाटर, पानी, लिक्विड। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर कौन से लॉ को फॉलो करता है भाई? देखो ये जो हाइड्रोलिक के बारे में जो लॉ है, ये पास्कल में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। फ्लूइड डायनेमिक्स भी पढ़ा था लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स। अच्छा, मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ, मैक्सवेल यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ फ्लक्स लिखा हुआ है, देखो ये फ्लक्स होगा। देखो बुक में जो लिखा हुआ था ना वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं हो सकता, वो अलग होती है। ठीक है, एम्पियर पर मीटर इस तरह करके होता है, लेकिन ये हमारे पास फ्लक्स है, ये इसका यूनिट होगा, सी कर लो इसको। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो अब ये आ गया हमारा। अब देखो सेमीकंडक्टर पता है, आपने सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे ना। सेमीकंडक्टर आपके पास इस तरह से आपको याद होगा, बैरियर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये बात होगा, बैरियर्स होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इस तरह से। लेकिन उससे पहले भी एक चीज पढ़ाई जाती है आपको, पी टाइप। देखो जब भी पी टाइप है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर होल्स मेजोरिटी में है। होल्स आपको पता है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब हमने पढ़ रखे सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर्स में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर किस तरह का है, एक पी टाइप है। ठीक है, और विल बी फॉर्म्ड। पी टाइप सेमीकंडक्टर किस इंप्योरिटी को मिला के बनाया जाता है? देखो डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को ऐड करना, या इम्प्योरिटीज को ऐड करना। तो कौन सी इसमें से 4 इम्प्योरिटीज हैं? देखो ये बेसिकली ना आपके पास एलिमेंट्स के नाम है। ठीक है, ये जर्मेनियम, जी ए जर्मेनियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह करके ये बता रहे हैं। केमिस्ट्री वाले हो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, और हो गए भी केमिस्ट्री के। तो ये है आपके पास, ये जी फॉर जर्मेनियम है, ये ई फॉर इंडियम है। सही है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है ना, तो आपको ट्राईवैलेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपके पास जर्मेनियम और इंडियम आ रहे होते हैं। चलो बात समझ आ गई ना? अच्छा, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इस स्पेशल केस ऑफ, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आप एनर्जी की कंजर्वेशन, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, ये तो सिंपल हमारे को पता थी बात, बहुत आसान आ गया। अच्छा, रेडियो एक्टिव रे डू नॉट इमिट। देखो याद रखना हमेशा, एक्सरे कोई रेडियो एक्टिव रे नहीं है। ये रे तो इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई रेडियो एक्टिव रे नहीं है। ठीक है, एक्सरे हमारे पास फोटॉन्स होते हैं बेसिकली, तो एक्सरे को समझ लो। सही, और ये गामा रे, बीटा रे, ये न्यूट्रॉन, ये सब तो रेस होती हैं।
अच्छा, ट्रांजिस्टर वर्क है, ट्रांजिस्टर क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्पून क्यों यूज करते हो? खाना खाने के लिए, चावल वगैरह खाने के लिए। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर क्यों यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक है, एम्पलीफाई करता है ये सिग्नल को। आगे जाओगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, ये जरा ये समझना, सही से समझना। रेजिस्टेंस इंडिपेंड ऑफ, रेजिस्टेंस इन इनमें से किससे इंडिपेंड होती है? देखो याद रखना, रेजिस्टेंस साइज पे भी डिपेंड करती है, साइज मीन लेंथ, ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं मैं साइज बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं। शेप पे भी डिपेंड करती है, शेप मीन एरिया। देखो कहते हैं ना शेप चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। और फिजिकल स्टेट, उस पर तो रेजिस्टेंस डिपेंड ही करेगी, ठीक है, फिजिकल स्टेट जैसी भी होती है। तो इसका जवाब है डी, इनमें से कोई भी वो गिवन ही नहीं है जिस पे डिपेंड इंडिपेंड हो, ये सब पे डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट पे भी, शेप पर भी। और फॉर्मूला देख लो जरा, आर इज इक्वल टू रॉ एल, ये रेजिस्टिविटी है, ये क्या, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी है। और ये इंशाल्लाह राइटिंग थोड़ी सी शायद मेरी आपको लग रहा होगा अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहे हैं आपके पास वट फोर्स, कौन सी फोर्स होगी, विल गिव अ मास, जो कि आपको 10 केजी का मास दे, या जो भी फोर्स लग रही है वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि 10 केजी पे लग रही है। फॉर एग्जांपल समझ लो भाई आपके पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है ना वो 10 केजी है, अब इस पे कौन सी फोर्स लग रही है ये आपने बताना, मैंने थोड़ा आसान अल्फाजों में कर दिया। अच्छा, आप कुछ कंडीशन है आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन है जो कि है, ये थोड़ा सा यूनिट इसका गलत लिखा हुआ है, मीटर इनवर्स तो नहीं होता ना, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई होगी शायद, टाइपो है। एंड फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन दी हुई है एफ, इसके ये फोर्स है ना, मेरे पास फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम फ्रिक्शन, जो कि दी हुई है हमें 50 न्यूटन की। अब देखो हमें निकालनी है वो फोर्स जो कि हमें जो है वो ये 10 केजी के मास पे जो लग रही है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला देखो, इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा एफ, ठीक है, एफ टोटल होगा, और वो फोर्स जो लग रही है, ठीक है, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा, सही। अच्छा तो देखो, अब हमारे पास टोटल 80 को लिखते हैं टोटल। अच्छा देखो ये हो गया एम ई, एम तो आपको पता है 10 केजी है, एम ऊपर गिवन है ना, देखो एम इक्वल टू 10 केजी, सही है, और बाकी चीजें भी गिवन है। तो एफ टी इज इक्वल टू, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, और प्लस 50 हो गया। देखो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो टोटल फोर्स कितनी निकली, एफ टी कितनी निकली, एफ टी हमारे पास निकली 100 न्यूटन की निकली। तो ये इसका सही था, ठीक है। चलो, कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय, देखो कलर ऑफ लाइट डिटरमाइन की जाती है फ्रीक्वेंसी की मदद से, कलर ऑफ लाइट डिटरमाइन की जाती है फ्रीक्वेंसी की मदद से। देखो एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी इनसे नहीं मेजर होती। आपने देखा होगा ना मुख्तलिफ कलर की मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जब आप चेक कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पढ़ा होगा ना, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आगे भी पढ़ोगे भी, ठीक है, बात समझ गए ना। अच्छा, रूबी लेजर ये तो पुराना ही आ गया, 3 स्टेट लेजर होता है, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ते हैं, अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके पास एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ की दी हुई है आपको 50 हर्ट्ज की दी हुई है। अच्छा, ये पास थ्रू हो रही है अ सर्टेन मीडियम, मतलब जो भी साउंड है वो एक मीडियम से पास हो रहा है। वेलोसिटी जो आ रही है साउंड की वो आपके पास आ रही है v इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकेंड। देखो याद रखना फॉर्मूला तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब साउंड की बात होगी तो वेलोसिटी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू लाइट। लाइट के लिए वेलोसिटी क्या होती है, और लाइट के लिए ना v नहीं लिखा जाता, अमूमन c लिखा जा रहा होता है। तो इसके लिए वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁸ बहुत फेमसली पढ़ा हुआ होगा आपने। तो अब हो क्या प्रॉब्लम रही है कि इन दोनों में बहुत फर्क है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वी आपने 3 × 10⁸ क्यों नहीं रखा। यहाँ साउंड की बात हुई है, लाइट की बात नहीं हुई है। लाइट और साउंड ये बहुत अलग चीजें हैं, बड़े जबरदस्त फिनोमिना है दोनों में अलग अलग, ठीक है। तो 1200,
डिवाइडेड बाय वेवलेंथ पूछिए ना, तो 1200 डिवाइडेड बाय 300, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। जस्ट आपके पास, अगर आप एम डी गेट के हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो 4 है। ई कैट वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, कैलकुलेटर अलाउ होता है तो ज़्यादा कैलकुलेशन में मतलब ही नहीं आएगा। अच्छा देखो यहाँ से इस तरह से इसे पढ़ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एस एच एम, जो सिंपल पेंडुलम जो होता है आपके पास, उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है, वो टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, जरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो, बात खुद ही समझ में आ जाएगी। एल अपॉन जी। अब देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने देते हैं। जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एल, तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये जो है ना एल का मतलब क्या है, ये एल आपके पास है लेंथ, टी एच लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम सही, तो ये लिख देते हैं। चलो देखो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं तो उतना टाइम तो नहीं लग रहा। अच्छा ये थोड़ा सा हमें वर्डिंग वाइज लिखनी होगी, मतलब थोड़ा सा हार्ड है ये, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ फिर यहाँ तक आ जाऊंगा करता करता, ठीक है। अच्छा सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, आप ये न्यूमेरिकल में कर चुके हो, आपको याद होगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखो द फोकल लेंथ, मैं लिख नहीं चाह रहा हूँ, ये जा मेरा हाथ ऊपर की तरफ है। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा, अच्छा अब ये आ गया। अच्छा देखो द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, लेंस है, और लेंस कौन सी थिन लेंस है आपके पास, ठीक है, कन्वेक्स, और ये कौन कनकेव पड़ी थी ना, ये वही वही बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा इस 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपके पास है 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं अपनी फर्दर, ठीक है। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, मुझे डेटा बनाने की जरूरत नहीं है ना, 20 सेंटीमीटर की। अच्छा इसको घटाओ, इसको घटा दो, टू इमेज साइजेस, इमेज साइज कितनी है आपकी, 2 टाइम है, यानी इमेज साइज क्या हो गई 2 टाइम, क्यू जो है वो 2 टाइम है किसके, ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो आपने लेंस के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो जरा कंडीशन समझ लो अगर नहीं समझ में आ रही तो, ये आपकी जो है वो लेंस आ गई, ठीक है, ये लेंस आ गई, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ इमेज होगी, सही बात समझ आ रही है, और ये फोकल लेंथ आ गई आपकी, ठीक है, फोकल लेंथ। अच्छा देखो, तो इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, मतलब आपके पास डबल आ रही है, क्या डबल आ रही है, आपके पास Q जो है वो बराबर आ रहा है 2p के, यानी जो भी p की वैल्यू इसके साथ 2 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आपकी जो है वो आपके पास आपकी जो है वो आपके पास आपकी जो है वो इमेज आ जाएगी। तो एक मिनट जरा, मोबाइल ये हमारा लैपटॉप जो है ये बंद होने जा रहा है, इससे पहले कि ये बंद हो, इससे पहले कि ये बंद हो हम इसे लगा देते हैं, ठीक है। चलो ताकि ऐसा ना हो ना पढ़ाते पढ़ाते ये बंद ही हो जाए, ठीक है भाई चलो, ये हो गया। अब चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, जब भी मैं थोड़ा सा रुक रहा था पढ़ाते पढ़ाते क्योंकि ये बंद होने वाला था। तो इमेज जो है वो डबल होगी ऑब्जेक्ट के, तो 1/2p प्लस 1/p, अब आपको याद आ गया होगा ये है ना, सिनेरियो आप पढ़ चुके हो। अच्छा अच्छा अब देखो, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/20 इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो p प्लस p डिवाइडेड बाय 2p का स्क्वायर, लेकिन ये 2p ये भी होगा 2p, देखो ना 2p और p का स्क्वायर, 1/20 इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय 2p का स्क्वायर, तो एक p से एक p कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आ गया, 1/20 इक्वल टू 3/2p। अब बस सेट करा दो, p के लिए p इधर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो 10 रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ तो 30 आंसर आ गया, आवर आंसर इज 30C, 39 का, 39 का हमारे पास सी है, ठीक है, सी हमारा आ गया। समझ में आ गया ना, देखो पूरे मैंने सोल्यूशन भी छोटा छोटा करके लिख दिया आपके लिए, बात करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है ये किलो वॉट आर जो है वो यूनिट नहीं होता है एनर्जी का, तो ये यही लिखा हुआ है, व्हाट इज
विच इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, मुझे भी पता है, तो इसमें आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे लेके चलूंगा। अच्छा, केल्विन, 0 केल्विन, प्लस नहीं माइनस, अगर प्लस में होगा तो बहुत गर्मी हो जाएगी, तो -273। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये टेम्परेचर, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता यूनिवर्स में, ठीक है, अभी तक जो हमने स्टडी वगैरह में पढ़ा उसके उसके मुताबिक। ये इस पर जो है ना, क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। जब -273 टेम्परेचर दे दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल यूं रैंडम बैठ जाएंगे, मोशन खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है। अच्छा, अब देखो पहले भी हमने पढ़ लिया था इस चीज को, ये हमारा आंसर है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ, F=ma। अच्छा, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, जो कि होती है v²/r, ठीक है। और लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का रिलेशन होता है आर ओमेगा, ठीक है। इधर अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या हो गया, F=m, और ये हो गया मेरे पास, v में पुट करूंगा तो आर ओमेगा, और इस पे स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, जस्ट निकल के क्या आएगा, F=m r ओमेगा²। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, ये वैसे मैंने करा दिया था, मैंने इसलिए दोबारा करा दिया। बड़ा आसान है ये सवाल, तो वो जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया था ना, वही वही लगेगा। वेवलेंथ ऑफ वेव, आपने वेवलेंथ दी हुई है आपको, जो कि है आपके पास 2 हर्ट्ज, आपको वो भी दे दी मैंने, स्पीड भी दे दी, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बता दो, तो v=f λ, ठीक है। अब ये साउंड की बात हो रही होगी, जब भी इतनी कम इसकी स्पीड आई है, ठीक है। तो 300, और क्या है आपके पास, 2 है, और आपको बताना क्या है, एफ बताना है। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ ताकि हमें, ठीक है, तो हमें एफ बताना है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये आएगा 165, F=165। अब देखो, अब आप बड़े लेवल पर आ गए, अब आपको जरूरत नहीं है कि वो डिनोमिनेटर में ले जाओ, कैंसिल करो, फिर बताओ, हमें पता है, आपको आता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, देखो ये रेडिएशन को पता करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, या कहीं पर कोई रेडियो एक्टिव धमाका हो गया है, तो अब वहाँ रेडियो एक्टिव रेस हैं या नहीं। अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले के दौर में ये यूज होता था। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर खुद क्या यूज कर रहा है, इसमें डायोड होते हैं, ठीक है। डायोड जो है वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और फिर वो जो है वो आगे दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी है आपके पास, वो न्यूक्लियर एनर्जी लाइट की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में चली जाएगी आपके पास, ठीक है। रेट ऑफ, ये तो बहुत आसान है, तो टॉर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। अब देखो ये पास पेपर उन्होंने अपनी बुक में इस तरह के डाले हुए थे, इस तरह के क्वेश्चन थे, तो मैंने ये सॉल्व करा है। अब ऐसा नहीं है कि ये आसान वाले मैंने जो है वो सेलेक्ट किए हैं, भाई मैं थोड़ी ना सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये तो बुक में उन्होंने खुद रखे हुए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आ गया। अब ये कि आने वाले वक्तों में ना हमारे पास पेपर जो है मैं और भी पब्लिशर्स के ले लूंगा, तो वो भी सॉल्व कराऊंगा, और हार्ड एमसीक्यूज अलग से निकाल लूंगा, तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में जरूर ऐड होना। उसकी फीस जो है वो अभी तक के लिए 4,500 रुपये, ठीक है। 4,060 रुपये नहीं है, 4,500 रुपये इसकी फीस है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज में। कुछ ना समझ में पूछ लेना, जरूर गाइड करूंगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में जरूर याद रखना।